नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से उद्ध्वस्त की गई ये हमने समझ कर लिया। उसी के साथ इस वामपंथियों द्वारा किस प्रकार का इनका इतिहास है, यह रक्त रंजित इतिहास हमने यहाँ पर समझ कर लिया। एक तरफ ये वामपंथी अभिव्यक्ति के नाम पर यहाँ पर देश में मांग उठाते हैं और इसी अभिव्यक्ति के नाम पर इन वामपंथियों ने देश के अलग अलग देशों में, पूरे विश्व में किस प्रकार से अत्याचार किए हैं और कितने छात्रों को मौत के घाट उतार दिया, ये हमने प्रत्यक्ष में उदाहरणों के साथ देखा है। 10 करोड़ से भी अधिक लोगों की मृत्यु इन वामपंथियों के कारण एक प्रकार से इनका नरसंहार ही बड़ी मात्रा में किया गया है, ये हमने जानकर लिया। आज भी इन वामपंथ हमारे लिए कितना खतरनाक है इसके बारे में हम जानकर लेने वाले हैं और उनके कुछ उदाहरण भी हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। वो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, वामपंथ अर्थात कम्युनिस्टों के हिंसा के उदाहरण तो विश्व में कितने हैं तो वो हमने देखे और ये सारे जो उदाहरण आपने हमारे सामने रखे तो ये जो पूरे विश्व के जो तानाशाह है तो उनको पीछे छोड़ने वाले हैं, तो ऐसे समझ में आता है। तो क्या रशिया यहाँ पर भी सामान्य जनों में ऐसे हत्याएं की गई है, उसके संदर्भ में कहीं पर इसके बारे में बताया गया है, कुछ जानकारी है तो इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं। जी कार्तिक जी, ये जो कम्युनिस्टों के हिंसा का जो उदाहरण है वो विश्व के कोई भी तानाशाह हो, आप हिटलर लो, मुसोलिनी लो, इन सभी के तुलना में कम्युनिस्टों की जो हिंसा है वो अत्यंत ऊपर की है। तो ये तो बात सत्य है ही। और रशिया में जो सामान्य जनों की हत्या हुई तो उसके संदर्भ में जो कुछ हमको अभी लिखा, उसका संदर्भ मिला है, उसके बारे में भी हम जान कर लेंगे। तो मूलतः ये जो वामपंथी विचारधारा है, यह विचारधारा किसी जिहाद से कम नहीं है, यही समझ में आता है। ये लोग लाल आतंकी ही है जो देशों को टुकड़े टुकड़े में बांटकर अपने रक्तरंजित इतिहास को खून के स्याही से ही लिखना चाहते हैं। और केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि लाल झंडे वाले तथा लाल सलाम कहने वाले वामपंथी विचारधारा जिस देश में भी गया, जिस देश को भी उन्होंने छुआ, वहाँ उसे उन्हें राजनीतिक रूप में तो लाल किया ही किया, अपितु वहाँ की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी उनको भी उन्होंने लाल कर दिया। और ये लाल करने के प्रक्रिया में उन्होंने एक नया और अत्यंत विकृत और अत्यंत दमनकारी नरसंहार करने वाला रक्तरंजित इतिहास भी उन्होंने निर्माण किया है। 1917 के सोवियत यूनियन के जो तथाकथित अहिंसक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद रूसी इतिहास वास्तव में शवों एवं कब्रिस्तानों का ही इतिहास बना रहा है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। इस क्रांति के साथ 3 वर्ष तक रूस में गृह युद्ध चलता रहा। उस समय साम्यवाद का जो विरोध करने वाले थे उनसे निपटने के लिए ये जो वामपंथ का एक प्रणेता था, लेनिनवाद का प्रणेता था लेनिन, उसने रेड आर्मी इस नाम से एक सैन्य दल का निर्माण किया था और कुख्यात एवं क्रूर खुफिया पुलिस, उसका उन्होंने नाम रखा था चेका। तो उसने चेका का गठन किया था। तो रेड आर्मी और चेका, ये चेका ये खुफिया पुलिस की एक क्रूरतम एक उसकी शाखा थी। तो लेनिन ने अपने सभी जो क्रांति विरोधियों को आप सीधा गोली मार दो, ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया था। और रूस में जब कम्युनिज्म आया तब वहाँ की स्थिति कैसे थी, तो वहाँ पे रूसी ग्रामीण क्षेत्र में अपना पेट भर सके, खा पी कर सुखी रह सके, इस तरह का वहाँ पर अन्न का उपज हो रहा था।
और किसान श्रमजीवी आनंद से सुख चैन से वहाँ रह रहे थे। लेकिन 1918 में लेनिन ने एक नई घोषणा अपने सरकार में कर दिया है और उसने क्या किया कि निजी संपत्ति की समाप्ति की घोषणा कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति अपने पास निजी संपत्ति नहीं रख पाएगा और जो कुछ संपत्ति है वो राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी। अब जो उसने खुफिया पुलिस की शाखा निर्माण किया था जो अत्यंत क्रूर थी, वो चेका खुफिया पुलिस की अधिकारी गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे और बंदूक की नोक पर अपने नागरिकों से पशु जो धन था उनका तो पशु को छीन लेते थे। उनके घर में जो कृषि का उपज थी, अनाज इत्यादि, उस कृषि के उपज को भी वो छीनकर सरकार के तरफ लेके जाने लगे। अब क्या हो गया कि सर्वसामान्य जनता इसे पीड़ित होने लगी। वे इस चेका पुलिस का विरोध करती थी तो विरोध करने वाले लोगों को सीधा मौत के घाट ही उतार दिया जाता था। लाभ की आशा अब खत्म हो गई। आप खेती करो, आप श्रम करो, आप अनाज का उत्पन्न करो और सब जो उत्पन्न किया है वो सरकारी संपत्ति है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लाभ की आशा खत्म हो जाने से लोगों ने तंग आकर अपने अपने खेतों में केवल उनको खाने इतना ही उन्होंने अनाज बोना और अनाज उगाना शुरू किया। मूलतः यह वामपंथ की समस्या है। वामपंथ एक तो सभी संपत्ति सरकारी कहता है और दूसरी यानी संपत्ति पर समान अधिकार, परंतु श्रम के जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अलग अलग प्रकार के जो श्रम होते हैं तो वो श्रम का श्रम विभाजन न होने के कारण कोई एक व्यक्ति बहुत श्रम करके कुछ तो अच्छा अनुसंधान करेगा, शोध करेगा और फिर पर उसका उस पर कोई अधिकार नहीं, उसको कोई लाभ नहीं है और फिर बाकी सब उसका मुफ्त में लाभ लेंगे। किसान अपने खेतों में श्रम करेगा, अनाज उगाएगा और फिर कहेंगे कि इस अनाज पर आपका हक नहीं और जिन्होंने श्रम नहीं किए और जो आराम से बैठे उन पे वो अन्न विभाजित हो जाएगा। उसमें वामपंथी कैडर आता था कि जो मुफ्त में खाते थे। तो रूस में वामपंथ नष्ट होने का यह भी एक मूलभूत कारण रहा क्योंकि क्षमतानुसार श्रम और श्रम के विभाजन अनुसार उसको अगर लाभ नहीं मिलता है तो व्यक्ति श्रम क्यों करे। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के आराम से एसी में कुर्सी में बैठना चाहता है और एक सैनिक युद्ध में बॉर्डर पे खड़ा रह के उसको अपनी जान देनी पड़ती है तो वो तो यही सोचेगा कि अगर वो व्यक्ति आराम से वहाँ बैठे तो मैं क्यों लड़ूँ। तो इस गलत समानता और झूठी और छद्म समानता के कारण लेनिनवाद, साम्यवाद रशिया और अन्य देशों से ध्वस्त हुआ, यूरोप से वो आउटडेटेड हो चुका है। मगर वही साम्यवाद आज भारत में प्रस्तावित करने का ये जो वामपंथी विचारधारा या ये सेकुलर पार्टी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए बड़ा संकट है, यह समझने की आवश्यकता है। तो फिर उस समय क्या हुआ था लेनिन के काल में, जब घर में आके अनाज ही उठाकर लेके जाना शुरू किया तो किसान परेशान हो गए। उनको कोई लाभ नहीं दिख रहा है तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार इतना ही उन्होंने अनाज बोया और उतना ही उगाया और उसी में वे रहने लग गए। फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ, रूस का जो अन्न धान्य का उत्पादन था जो प्रारंभ में 74 मिलियन टन था वो 74 मिलियन टन से घटकर केवल 20 मिलियन टन पर आ गया। जब लेनिन के ध्यान में यह आया कि किसानों ने उपज ही कम कर दिया है तो लेनिन के मन में शंका है, क्योंकि वो वामपंथी तानाशाहों का तानाशाह था। उसने किसानों के इस कृति को सरकार के विरोध में क्रांति, सरकार के विरुद्ध में षड्यंत्र माना और उनको गुनाह माना और उसने क्या किया, बहुत सारे इलाकों में किसानों से अन्न का एक एक दाना छीन कर लेके आया, क्योंकि उसको सरकार चलाना था, उसको उसका सैन्य, उसका चेका, ये जो क्रूरतम पुलिस डिपार्टमेंट था उसको चलाना था। तो किसानों के घर से दाना दाना उठा कर लेके आए और सभी किसानों को भूखा मरने के लिए वही गांव में छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 5 लाख किसान या सर्वसामान्य ग्रामीण क्षेत्र के लोग भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। तो
तो ये वामपंथियों का एक बड़ा विशेष है कि वो कृत्रिम अकाल निर्माण करते हैं। उनकी जो नीति और निर्धारण ऐसे रहता है कि उसके कारण लोग श्रम करना छोड़ते हैं, अनाज या कृषि उत्पादन करना छोड़ देते, तो कृत्रिम अकाल निर्माण होते हैं और उस अकाल में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो 1920 में 5 लाख लोग तो केवल भूख के कारण ही तड़प कर मर गए। और इस भयंकर मानवीय त्रासदी को कम्युनिस्ट क्रांति के लिए शुभ बताते हुए लेनिन ने 19 मार्च 1922 को पोलिट ब्यूरो को एक खत लिखा। देखो वामपंथी विचारधारा कैसी है, वामपंथी नेतृत्व, लेनिन का क्या विचार था। लेनिन हो, मार्क्स हो, माओ हो या भारत के वामपंथी हो, उनकी क्या विचारधारा है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। पोलिट ब्यूरो को लेनिन पत्र लिखता है और कहता है कि वर्तमान परिस्थिति हमारे लिए लाभप्रद है। वर्तमान परिस्थिति यानी जिसमें 5 लाख उनके सामान्य नागरिक भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे, वो स्थिति लेनिन के लिए लाभप्रद है। जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिन्होंने भूख के कारण एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया है, जो लाखों की संख्या में मर रहे हैं और जिनकी लाशें देश भर सड़क के किनारे पड़ी है, सड़ रही है, हम उनकी भी संपत्ति और देश में के सभी चर्च की भी संपत्ति छीन लेंगे। इस अकाल के कारण लोगों में जो व्याप्त निराशा है, वही हमारी एकमात्र आशा है, जिसके कारण वे हमें आशा से देखेंगे। यानी रशियन सेंटर फॉर द कंजर्वेशन एंड स्टडी ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, मॉस्को, इस प्रकाशन में यह लिखा गया। यह एक लेनिन का पत्र है जो पोलिट ब्यूरो को लिखा गया था। तो लेनिन का विचार कैसे था कि ये लोगों का भूख से मरने की जो प्रक्रिया हो रही है, जिनकी लाशें सड़कों के किनारे पे पड़ी हुई है, उन सभी की संपत्ति और चर्च की संपत्ति को कैसे हड़पना है, इसकी योजना कर रहा था। और इसके कारण अपना शासन वहाँ पर पक्का होने वाला है, उनके शासन के विरोध में कोई कार्य कर नहीं सकेगा। तो ऐसा स्वार्थ देखकर ये इतने बड़े नरसंहार, इतने बड़े वंश विच्छेद को वो अपनी लाभ के दृष्टि से देख रहा है। ये कोई असुरी वृत्ति के ही लोग इस तरह से विचार कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जो असुरों का लक्षण दिया है, तो शायद ये असुरों के लक्षण इन्हीं को ही फिट बैठते हैं, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। अब लेनिन की 1924 में मौत हो गई थी। अब लेनिन के मौत के बाद जोसेफ स्टालिन के हाथ में सत्ता आई। अब ये जोसेफ स्टालिन था, वो लेनिन से भी 2 कदम आगे था। स्टालिन ने अपने इस क्रूरता के इतिहास में, नरसंहार में, लेनिन को भी पीछे छोड़ते हुए आतंक के इस साम्राज्य को एक अभूतपूर्व ऊंचाइयां दी तथा कम्युनिस्ट क्रांति के नाम पर लाखों रूसी श्रमिकों को और किसानों को उसने मौत के घाट उतार दिया। आने वाले वर्षों में यही कहानी कम्युनिस्ट चीन सहित दूसरे अन्य कई साम्यवादी देशों में दोहराई गई थी और सब तरफ रक्तरंजित क्रांति, नरसंहार, अपने ही नागरिक जनता का वध या हत्याएं, और इसके आधार पर ये साम्यवादी सत्ता अपने को बलशाली बनाते गए। डर और दहशत के आधार पर इन्होंने अपने अपने देशों में अपनी सत्ता कायम करके रखी है। और ऐसे क्रूरतम बर्बरता के इतिहास का परंपरा रहने वाले भारत के वामपंथी जो लेनिन, मार्क्स और माओ को अपना नेता मानते हैं, तो ऐसे विचारधारा को भारत में कैसे स्थान मिला? तात्कालिक राजनीतिक पार्टियों ने, तात्कालिक राष्ट्रभक्तों ने इनको यहाँ से कैसे हकाल के नहीं भेजा, कैसे उनको खदेड़ा नहीं? यह प्रश्न भारतीयों के मन में बार बार आ रहा है। 20वीं शताब्दी का जो इतिहास है, उसके कारण यह 20वीं शताब्दी कम्युनिस्टों के रक्तरंजित इतिहास की शताब्दी बनी है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। अब ये जो वामपंथी षड्यंत्र था, वामपंथी षड्यंत्र में लेनिन और स्टालिन के कार्यकाल में उस समय जो तात्कालिक
रूसी साहित्यकार था मैक्सिम गोर्की, उसके जीवन में क्या उथल पुथल हुई, उसको कैसे देश छोड़ के भागना पड़ा, फिर उसको कैसे बुलाया गया, और जब वापस उसने क्रूरता और बर्बरता का विरोध किया तो किस तरह से उसको षड्यंत्र करके मारा, यह भी सत्यता और ये सत्य इतिहास हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और मुख्य बात यानी ये गार्की ने वामपंथ को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में विरोध किया था, परंतु स्टालिन ने जब उसकी हत्या किया तो उसे बाद में वामपंथी साहित्यकार करके कैसे विश्वभर प्रचारित किया और वामपंथी विचारों को एक प्रतिष्ठा देने का प्रयास किया, वह षड्यंत्र भी हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। विश्व प्रसिद्ध जो रूसी साहित्यकार था मैक्सिम गोर्की, वो पहले अपने जीवन में बोल्शेविक क्रांति का कट्टर समर्थक था। जब बाद में उसने यह देखा कि यहाँ पर तो क्रांति के नाम पर, सत्ता रखने के नाम पर सर्वसामान्य जनों की हत्या ही की जा रही है, तो उसे वामपंथी विचारधारा का वास्तव ध्यान में आने के बाद उसने लेनिन के इस आतंक राज का वर्णन करते हुए लिखा था कि लेनिन हो, ट्रॉट्स्की हो और उसके पहले जो साथी थे वे सत्ता के सड़े हुए जहर से जहर है, ऐसे उसने लिखा था। और वह यह भी लिखता है कि मजदूर वर्ग को पता होना चाहिए कि यह भूख, उद्योग का पूर्ण विघटन, परिवहन की हार तथा लंबे समय तक एक अराजकता का सामना उनको पड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में समाजवाद से खुद को नेपोलियन के रूप में कल्पना करना या लेनिनवादियों ने रूस के विनाश को पूरा करने की ओर धकेल देना, तो रूसी लोग इसके लिए रक्तों के झीलों के साथ भुगतान करेंगे, ऐसी स्थिति होगी। रूस के खंडरों पर ट्रॉट्स्की के उन्मादी नृत्य में भाग लेने की इच्छा नहीं रखने वाले लोगों को आतंकी और दलदली लोगों से डरना शर्मनाक और आपराधिक है। तो गार्की ने लेनिन के अत्याचारों का वर्णन किया है कि क्रांति विरोधी लोगों को बाएं हाथ और बाएं पैरों में वो कील ठोक कर पेड़ों से टांग कर रखा जाता था। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता इन क्रांति विरोधियों को पकड़ पकड़ कर लाते थे, उनका पेट में चीरा लगाते, फिर पेट से आंत की थोड़ा जो भाग है उसको बाहर निकाल कर पहले तो उसको कीलों से पेड़ में ठोक देते थे। देखो क्या बर्बरता है। सर्वसामान्य नागरिकों को लाने के बाद उसका पेट चीरना, आंतड़े जो होते हैं इंटेस्टाइन, उसका थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालते थे और उसको कील से पहले पेड़ पे ठोक देते थे। फिर उस व्यक्ति को मार मार कर पेड़ों के चारों तरफ घुमाते थे। क्यों घुमाते थे? ताकि उसकी जो आते हैं इंटेस्टाइन है वो पेट में से निकलकर पेड़ों की चारों ओर वो लिपट जाए, और इस तरह से दर्दनाक और बर्बरता से वे सर्वसामान्य लोगों की हत्या करते थे। तो लेनिन के बोल्शेविक शासन को मान्यता न देने वाले, चाहे शहर हो, कस्बे हो, गांव हो, तो गांव को वो जला डाल देते थे। उसमें घर संपत्ति के साथ आम नागरिकों को भी जिंदा जलाया जाता था। तो लेनिन की आलोचना करने से गोर्की को रूस छोड़कर निर्वासित की जिंदगी जी रहा था, उसको देश से पलायन करना पड़ा था। अब लेनिन के मृत्यु के उपरांत जब स्टालिन के हाथ में सत्ता आई तो स्टालिन लेनिन से अधिक धूर्त था, अधिक मुत्सद्दी था। स्टालिन ने गोर्की के साथ एक अलग थलग सा षड्यंत्रपूर्वक बर्ताव किया। उसने इटली में जो निर्वासित होकर के रहने वाले गोर्की था उसको ससम्मान घर यानी रूस में वापस आने का पहले न्योता भेजा और वादा किया कि उन्हें वो राष्ट्र कवि की हैसियत देंगे, और स्टालिन ने ऐसा किया भी।
गोर्की जब वापस रूस में आया तो सबसे पहले उसको ऑर्डर ऑफ लेनिन, यानी जिस लेनिन को जीवन भर उसने विरोध किया, उस लेनिन के बर्बरता और क्रूरता और नरसंहार का विरोध किया, तो गार्गी को सबसे पहले अवार्ड दिया ऑर्डर ऑफ लेनिन। और इस सम्मान देने के बाद दूसरा उसने क्या काम किया, तो गोर्की का जो जन्म स्थान था तो उस शहर का नाम बदलकर उसका ग्राम का नाम भी गोर्की ही रखा दिया। अब जानकार कहते हैं कि स्टेलिन की यह रणनीति थी, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी ही था, और इस रणनीति के तहत वह गोर्की के एक विश्व प्रसिद्ध एक लेखक की जो उसकी छवि थी, उस छवि के जरिए विश्व को ये नया साम्यवाद का चेहरा वो दिखाकर विश्व में वो साम्यवाद को स्थापित करना चाहता था। गोर्की ने रूस आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कई ऐसे बाद में उसने लेख लिखे जिसमें उसने स्टालिन का बहुत गुणगान किया था। गोर्की ने ऐसे क्यों किया यह समझ के परे है। एक तो यह जबरन उससे लिखवाया गया ऐसे हो सकता है, या दूसरा स्टालिन का दूसरा रूप उसके सामने नहीं आया है, ऐसी स्थिति होने के कारण अनजाने में उसने ऐसे लिखे होंगे, ऐसी एक संभावना हो सकती है। परंतु शायद यही एक दाग है जो गोर्की के जीवन पर अंतिम समय तक लगकर रह गया है और जो अभी इतिहास के पन्ने से कभी मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद 1934 के आसपास गोर्की ने फिर सोवियत यूनियन के विरोध में अपना झंडा उठाया और एक विवाद उसने मोल लिया। परंतु लेनिन से अधिक धूर्त और मुत्सद्दी स्टालिन था और स्टालिन को तो अपनी आलोचना पसंद ही नहीं थी, और इस कारण 1934 में गोर्की को एक अज्ञात घर में बंदी बनाकर उसने रख दिया। और गोर्की का जो सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी को स्टालिन के आदमी ने खरीद लिया था और वो गोर्की के संदर्भ में जो गुप्त जानकारी थी वो प्रतिदिन वो मिलाना उन्होंने प्रारंभ किया। अब गोर्की के मृत्यु के बारे में यह कहा जाता है कि मृत्यु के पूर्व स्टालिन को गोर्की की एक डायरी मिली थी। उसमें गोर्की ने लिखा था, यदि एक साधारण नाली का पिस्सू उसको सैकड़ों बार बढ़ाया गया तो वह पृथ्वी पर का सबसे भयानक जानवर बन जाएगा और उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकेगा। आधुनिक महान तकनीकी के साथ सिनेमा में एक विशाल ऐसे पिस्सू देखा जा सकता है, यानी एक छोटा सा पिस्सू है नाली का, मगर उसको अगर मैग्नीफाई करते हैं तो उसकी जैसे एक विराट छवि हमारे सामने आ सकती है। तो उस कल्पना से उसने यह अपने डायरी में लिखा था। आगे गोर्की ने अपने डायरी में लिखा था कि लेकिन इतिहास के दैहिक झटके कभी कभी वास्तविक दुनिया में इसी तरह की एक अतिशयोक्ति पैदा करते हैं। और अब उसका जो संकेत है वो स्टालिन की तरफ जा रहा है और वो लिखता है कि स्टालिन यह एक ऐसा ही पिस्सू है जो कि बोल्शेविक प्रचार और भय के सम्मोहन एक अविश्वसनीय अनुपात तक बढ़ाकर वो अपना कार्य कर रहा है। जिस दिन यह डायरी स्टालिन के हाथ लगी उसी दिन अर्थात 18 जून 1936 में गोर्की में ही, यानी उसके जन्म गांव में ही, जहां मैक्सिम गोर्की एक फ्लू के लिए बीमार होने के कारण उस पर वहाँ इलाज चल रहा था, वहाँ पर हेनरी यागोडा गए। उनके साथ उनके अनेक सहायक भी साथ में थे और उनके साथ एक रहस्यमय महिला भी उस गुट में शामिल थी। और 19 जून की सुबह सोवियत अखबारों में एक शोक संदेश छपकर आया था और उसमें लिखा था, महान सर्वहारा लेखक मैक्सिम गोर्की की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। अब इस छोटी सी कथा में ही गोर्की की मृत्यु कैसे हो गई वो संकेत आपको मिल गया होगा। और इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि स्टालिन ने
अपने विरोधियों के सफाइयों के लिए शुरू किए गए जो प्रोग्राम थे उसको कहा जाता था दी ग्रेट पर्ज। तो अपने राजकीय और अंतर्गत विरोधियों के प्रोग्राम, अपने जो विरोधी थे उनको सफाया करने वाले को जो मिशन उसने बनाया था उसको उसने दी ग्रेट पर्ज ऐसा संबोधित किया था। तो ये अभियान शुरू होने के पहले ही ये खुफिया पुलिस के हाथों उसने मैक्सिम गोर्की को मरवा दिया था। और दुर्भाग्य की बात तो यही है कि मैक्सिम गोर्की के इस वामपंथियों के अत्याचारों की पोल खोलने वाले साहित्य को तथा स्टालिन द्वारा की गई गोर्की की हत्या को वामपंथी सरकारों ने छुपा कर रखा, विश्व के इतिहास में उसको छुपा कर रखा। और इसके विपरीत उन्होंने गोर्की को लेनिन तथा स्टालिन का गुणगान करने वाला जो उसका साहित्य एक लिखकर उसको प्रचारित किया और वह विश्व के सामने रखते हैं कि मैक्सिम गोर्की ये जो विश्व का प्रसिद्ध लेखक है वह भी एक प्रगल्भ वामपंथी साहित्यकार था। यानी अगर लेनिन और स्टालिन के कार्यकाल का अगर रशिया का हम विचार करते हैं और वहाँ वामपंथ नाम का जो एक मानवता को लगा हुआ एक जो वायरस वहाँ पर कार्यान्वित हुआ था, जिसने अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश के श्रमिक, अपने ही देश के किसान, अपने ही देश की सर्वसामान्य जनता को उन्होंने मारा था, हत्याएं की थी, जलाया था, उनकी संपत्ति को जलाया, संपत्ति को लूटा था। और दूसरी तरफ जो कुछ घटनाएं घट रही थी नरसंहार की, रक्त रंजित इतिहास के जो पन्ने के पन्ने निर्माण हो रहे थे उसको भी उन्होंने विश्व के सामने लाने के लिए ना आए इस तरह से योजना बनाकर दबाकर छिपा कर रखा था। और जो मैक्सिम गोर्की प्रारंभ में वामपंथी का समर्थक था, बाद में वो लेनिन का भी विरोधक हुआ था, स्टालिन का भी विरोध हुआ था, वामपंथी विचारधारा का विरोधक हुआ था, उसको किस तरह से षड्यंत्र के तहत मारा और वो विरोधक था, यह इतिहास को छिपाकर मैक्सिम गोर्की यह प्रसिद्ध वामपंथी साहित्यकार था ऐसे विश्व में स्थापित करके वामपंथ को एक प्रतिष्ठा देने का जो एक पाप की इन्होंने किया। तो ऐसे बर्बर और नृशंस हत्या करने वाले वामपंथी विचारधारा और उनके नेतृत्व को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में उनको कौन से व्यक्तिमत्व के बीच में हम रखना चाहते हैं तो बलाढ्य असुरों के जो लक्षण हैं तो ये 20वीं शताब्दी के ये बलाढ्य असुर ही थे वामपंथी, और वही वामपंथ अभी धूर्तता के साथ भारत में काम कर रहा है। तो सबसे पहले वामपंथियों का काला इतिहास जो अनेक अभी पुस्तकों में और ग्रंथों में प्रकाशित हुआ है वो अधिकृत तौर पर भारत सरकार ने समाज के सामने लाना चाहिए। लेनिन हो, स्टालिन हो, माओ हो, ये वामपंथी विचार, ये और इनके वामपंथी विचार ये कैसे असुरी विचार है और सत्ता के लिए उन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं वो प्रत्यक्ष घटना के साथ सामने लाना चाहिए। केरल और बंगाल में इस वामपंथी लोगों ने स्टालिन, लेनिन और माओ की परंपरा को भारत में कैसे जागरूक करने का प्रयास किया है उसका सच्चा इतिहास अभी भारतीयों के सामने लाना चाहिए। और इन असुरी इतिहासों को और उनके समर्थकों को भारत के सुनहरे इतिहास के पन्ने से कैसे हटाकर पुनश्च भारतीय परंपरा का एक गौरवशाली परंपरा का शिक्षा, ज्ञान परंपरा, न्याय व्यवस्था, राज व्यवस्था इसको स्थापित करने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो इसके तरफ देखने की आवश्यकता है। और यह सब हो इसलिए सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ऐसी मांग गत 8 वर्षों से निरंतर अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनों के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस वर्ष 9वां अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का भी आयोजन अभी होने जा रहा है। आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि आप इस अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के कार्यक्रमों को प्रतिदिन शाम के 6:30 से 8:30 बजे तक के जुड़िए। इसमें प्रत्यक्ष होने वाले चर्चा और विचार चिंतन मंथन को आप समझ के लीजिए। यहाँ पर जो एक कार्य योजना बनेगी
और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जाए, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, भारत के सभी क्षेत्रों में भारतीय परंपरा और दर्शन को कैसे स्थापित किया जाए, इस प्रत्यक्ष कार्य में आप सहभागी हो, आप अपना योगदान दो और हम इस भारत के पुनर्निर्माण की, पुनरुत्थान की और स्वराज्य स्थापना की प्रक्रिया में हम दोबारा योगदान देने के लिए सिद्ध होंगे। मैं प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो अभी ये धर्म संस्थापना का कार्य अवतारी संतों के हाथों से अपने हाथ में लेकर एक पुनश्च हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य का अभियान चलाया है, जो वर्ष 2023 के समय में भारत को हिंदू राष्ट्र निश्चित घोषित करेगा, ऐसे जो त्रिकाल संतों ने बताया है, तो उस सत्यता की प्रचिति देने के लिए हमें इस धर्म कार्य में हमारा सहयोग करवा लीजिए और इस भारत को हिंदू राष्ट्र होते हुए देखने की हमें एक संधि आप दीजिए। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, जो बातें हमारे सामने यहाँ पर रखी है, इससे हमें सभी को ये पता चला होगा कि रशिया जैसे ये कम्युनिस्ट देश में किस प्रकार से लेनिन ने अत्याचार किए। स्टॉलिन तो उससे भी बड़ा एक अत्याचारी था और उनकी पोल खोलने वाले जो लेखक थे मैक्सिम गोर्गी, तो इसकी भी किस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई, ये हमने अभी यहाँ पर जानकर लिया। ये बंधुओं, ये जो सब सत्य बातें हैं इन वामपंथियों के बारे में, एक तरफ तो ये अपना अलग चेहरा दिखाते हैं सभी के सामने, परंतु इनकी असलियत क्या है ये आज हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। और ये वामपंथ पूरे विश्व में इसी प्रकार से धर्मद्रोह कर रहा है और सभी जगह पर अपने काले कारनामे कर रहा है, उसको अभी उजागर करने का समय आ गया है। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप भी इस वामपंथ को उजागर करने में तथा अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए आप सहायता करें। यह जो कार्यक्रम आप धर्म संवाद का देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कीजिए और हमें सभी को संगठित होकर इसका विरोध करना होगा और हमारे देश में पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना हमें करनी होगी। और इसी दृष्टिकोण से हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। मेरे आप सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करूँगा कि आप अवश्य इस नवम अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में आप अवश्य जुड़े और अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाए। इस अधिवेशन में भारत के 22 प्रांतों से तथा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों से भी हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधि इसमें जुड़ने वाले हैं। यह अधिवेशन ऑनलाइन स्वरूप में होने वाला है। हिंदू अधिवेशन इस फेसबुक पेज के माध्यम से तथा हिंदू जागृति इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह अधिवेशन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप सभी इसको शाम 6:30 से 8:30 बजे तक इसको देख सकते हैं और अलग अलग मान्यवरों के विचार आप इसमें सुन सकते हैं। प्रमुखता से जिहादी आतंकवाद है, मंदिर रक्षा अभियान है, हलाल सर्टिफिकेशन है और हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है, इन सभी बातों की जानकारी हमें इस अधिवेशन के माध्यम से वक्ताओं द्वारा मिलने वाली है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, आप अवश्य इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने और इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में, धर्म संस्थापना के कार्य में अपना योगदान दे। मैं पुनः एक बार आपको ये तारीख इसकी बताना चाहूँगा। 30 जुलाई को इस अधिवेशन का उद्घाटन समारोह रहेगा और 31 जुलाई से यह अधिवेशन प्रारंभ होगा। 31 जुलाई, 2 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त, इस दिन यह अधिवेशन लाइव आपको YouTube तथा Facebook लाइव के माध्यम से आप सभी के सामने ये दिखाया जाएगा। आओ सब एकत्रित मिलकर हिंदू राष्ट्र स्थापना का जयघोष करेंगे और इस अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का हम सब हिस्सा बनेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी दे, ऐसे मैं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से तथा सनातन संस्था की ओर से आप सभी को आह्वान करता हूं। और इसी के साथ आज के धर्म संवाद के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।